आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें मैं आपको किंगडम मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया एक्सप्लेन कर रही थी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉजिटिव रोल, जो बेनिफिशियल रोल है बैक्टीरिया का, वो एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में मैं आपको इसका नेगेटिव रोल बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव रोल के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो नेगेटिव रोल्स है ना, बहुत सारे हैं, काउंटलेस। अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सही है बोलना, आप उसको ऐसे फिंगर पे रख के काउंट नहीं कर सकते। इतने सारे डिजीजेस ये कॉज करने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको एक बात बताई है कि जब कभी भी बैक्टीरिया टर्म सुनने को मिले तो सुनते के साथ आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा, किंगडम मोनेरा के बारे में यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो होल सोल किसको बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा को बिलोंग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आपको थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या साल्मोनेला है जैसे यहाँ पे, तो टाइफॉइड कॉज करे या टीबी हो जाए या वूपिंग कफ हो जाए, कुछ एसटीडीज है यहाँ पे जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, वॉट्स है, दिया है। 10th में 4 पढ़ा था आपने, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, वॉट्स, है ना, ये सब कुछ पढ़ा था आपने। तो उसमें से सिर्फ हम लोग किसको देखते हैं यहाँ पे? उसमें से एड्स किसका था? उसका कॉजेटिव एजेंट क्या था? एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या था? HIV। हाँ ठीक है, और HIV क्या है? वायरस है। HIV क्या है? वायरस है। फिर यहाँ पे हाँ, वहां पे आपसे ना स्पेशली 10th क्लास में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे क्वेश्चन भी उसी लेवल पे पूछा जाता है। तो वहां आपसे पूछा जाता था कि जो एड्स है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको ऑप्शन भी वैसे दिए जाते थे, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है। वहां पे आप टिक करते थे, नहीं भाई इतना तो हमें पता है कि वायरस है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी जब आपसे पूछा जाए कि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया के बारे में, तो ये एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। ठीक है, तो ये किससे होगा? तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, फिर आपने नाम सुना था, एक सिफिलिस का नाम सुना था। ठीक है, तो सिफिलिस जो है वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो भी कौन कॉज करने का काम करता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये जो आपके पास है गोनोरिया, तो मैं इसके बाद कॉमा डाल के, क्योंकि 10th क्लास का है, मैं कुछ नया नहीं बोल रही आपको, हम लोग इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दैट इज SYPHILIS। सुन के याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं हमने सुन रखा है इसको 10th क्लास में। ठीक है, तो सिफिलिस भी है, ये भी कैसा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक, लेकिन हाँ, एक चीज है कि बोलने में बहुत आसान लगता है कि चलो भाई ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर इन्फेक्शंस के बारे में आप ध्यान दें तो ऐसा भी नहीं कि ये इन्फेक्शन हुआ रातों रात खत्म हो गया। इनसे मतलब निजात पाने के लिए या इनसे फ्री होने के लिए भी काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे वो पर्सन असिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। तो 4 जो थे आपके 10th क्लास में डिजीजेस, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, वॉट्स, तो उसमें से गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। और जब हम एड्स के बारे में और वॉट्स के बारे में बात करते हैं तो ये किसका है? ये वायरस का इन्फेक्शन है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी पर्सन को वॉट्स होता है, नॉर्मली भी स्किन पे आउटर सरफेस पे कहीं हो जाता है, तो आपने देखा होगा जल्दी नहीं ठीक होता हो। ठीक है, खैर वो यहाँ हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहानी मैंने इसलिए सुना दी ताकि आपको याद रहे। फिर हम लोग आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि जो पब्लिक रिलेटेड जो वॉशरूम्स हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे आपका स्कूल हो, वो इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी जो है बहुत इजीली हो जाते हैं। इकोलाई भी बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करने का काम करेगा। तो ये क्या है? बैक्टीरिया के नेगेटिव रोल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि काफी कम यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आपको बताया गया है। उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि आपको पूरी डिटेलिंग जो है हेल्थ एंड डिजीजेस करके चैप्टर ही 12th क्लास में पढ़ना है।
12th क्लास में आपको इसकी पढ़ाई करनी है, जहाँ पे हम लोग इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को, इस पेज में कोई प्रॉब्लम किसी को? मैम टाइफाइड भी बैक्टीरियल है क्या? हाँ, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, ये जो है ना साल्मोनेला, ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, मैं शो करती हूँ आपको, उसकी वजह से होता है। टाइफाइड मैरी नाम की एक लेडी थी, ठीक है, बाय प्रोफेशन कुक थी, मतलब खाना वाना बना के सर्व करने का काम करती थी, उसके अर्निंग का सोर्स यही था। तो उसकी डेथ हो गई, कहानी इसलिए सुना रही ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जब उसकी डेथ हो गई ना, तब तक लोगों को पता ही नहीं था व्हाट इज टाइफाइड। तो जब उसकी डेथ हो गई तो लोगों ने सोचा अच्छी भली तो थी, बाय प्रोफेशन क्या है, कुक है, खाना बना के लोगों को सर्व करने का काम कर रही है। अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई? तो सर्च करने पे पता चला कि बैक्टीरिया है, दिख ही रहा है आपको ये, और इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको सिखा रखा है, द बैक्टीरिया विच हैज रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज बैसिलस। तो यहाँ पे इसका शेप कैसा है, रॉड लाइक है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कौन है, तो ये साल्मोनेला टाइफी है। क्या नाम है इसका? साल्मोनेला टाइफी है। और अगर आप इस साल्मोनेला टाइफी को, अब किसी के ब्लड में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, जब इन्फेक्शन हो रखा है, मतलब ऑब्वियस है कि आपके बॉडी के फिजियोलॉजी का जब पार्ट बनेगा तो इन्फेक्शन तो दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से नजर आता है, तो देख के समझ जाते हैं कि अच्छा इस पर्सन को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और आपको एक एज अ जनरल नॉलेज मैं एक बात बता दूं, टाइफाइड कोई एयरबोर्न डिजीज नहीं है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे टाइफाइड हो रखा है, काफी कॉमन सी बीमारी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत रेयर है या रेयरेस्ट है जो आपने सुन लिया तो आप बोलेंगे अरे यार उसको तो ऐसा हो गया। टाइफाइड इसलिए कॉमन माना जाता है, अब ये भी नहीं कि होना चाहिए, कॉमन बोलने का मतलब है कि आपको इसलिए सुनने को मिल जाता है क्योंकि ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। मतलब अगर कोई पर्सन आज के बाद से आपको बोलता है ना कि मुझे टाइफाइड हो रखा है, उससे सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछिए कि मुझे अच्छे से याद करके बताओ कि तुमने बाहर इधर उधर कहीं कुछ इन्फेक्शंस खाया था क्या? पहले का कुछ रखा हुआ फूड खा लिया हो, फूड कंज्यूम कर लिया हो, या फिर उसको ध्यान नहीं हो, बाहर गोलगप्पे खा के आया हो, वहां पे तो आपने देखा होगा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करती, ये भी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। कुछ इस तरीके से आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये साल्मोनेला टाइफी है। कौन है ये? साल्मोनेला टाइफी है, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। समझ आया? ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है कि सबसे पहले जो टर्म आपके पास है, जिसका नाम आपको सुनने को मिलता है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताएंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, किस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैम किंगडम मोनेरा अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, वेरी गुड। किंगडम मोनेरा जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डे वन से मैं आपको एक बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर बैक्टीरिया मोस्ट एडवर्स कंडीशंस में खुद को सरवाइव कराने में केपेबल हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन बैक्टीरिया के बाहरी कोटिंग के तौर पे आपको इसका रिजिड, स्टिफ एंड टफ वॉल देखने को मिलता है। यस और नो? है ना? हमेशा मैंने आपको कौन सी बात बताई है कि इसके स्टिफनेस, हार्डनेस के पीछे जो रीजन छुपा हुआ है वो क्या है? इसका टफ वॉल है। क्या है? इसका टफ वॉल है, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा है और आपको जो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा टर्म को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है, जैसा होना नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए पहले आपसे क्वेश्चन पूछा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपने बोला किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको रिकॉल कराया कि अच्छा ठीक है, जब किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जरूर जो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करने वाला कोई भी मेंबर होगा तो उसके पास खासियत क्या होगी
कि उसके पास एक टफ वॉल जो है वो जरूर प्रेजेंट हो, है ना। लेकिन जब मैं आपको ये माइकोप्लाज्मा पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, माइकोप्लाज्मा पढ़ा रही हूँ, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, सेल वॉल इज एब्सेंट। पहली बात तो ये है कि इसमें सेल वॉल का कोई नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या गारंटी है, इसके इमेज को जब ध्यान से देखेंगे तो इसके आउटर लेयर के तौर पे आपको सेल मेम्ब्रेन ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, वो भी कैसा है, 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन है। क्या जरूरत पड़ी इतना ज्यादा लेयर कैरी करने की, नॉर्मल सा सेल मेम्ब्रेन कैरी कर लेता, क्या दिक्कत है, क्या जा रही थी इसको। लेकिन इस बेचारे के पास एक चैलेंजिंग जॉब भी तो है। क्या चैलेंजिंग जॉब है, इसको विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करना है। समझिएगा, एक एक पॉइंट इसका नीट में पूछा जा चुका है। मेरी तरफ से 2000% गारंटी है। आपको एक क्वेश्चन दिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेरा लैक्स सेल वॉल, द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। और फिर अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज रेफर्ड द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, द आंसर इज माइकोप्लाज्मा। तो कितना यूनिक हो गया ये। जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसको सबसे छोटा लिविंग सेल पूरे नेचर में माना गया है, तो हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है, वॉल नहीं होने के बावजूद भी ये अपने आप को बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करा सकते हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो और एक और चीज, जब हम यहाँ पे इन लेवल्स पे चलते हैं तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि कभी भी इनके लेवल्स को ना बैठ के रटना नहीं है, याद नहीं करना है, वो आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं उसका एक रीजन भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ताकि आपको सेल चैप्टर में आसानी हो। पढ़ना तो आप ही को है, पढ़ाना मुझे ही है, तो ऑब्वियस है कि काम तो आना ही आना है। तो किसी भी सेल को जब आप एनालाइज करते हैं, किसी भी सेल को, एक्स वाई जेड, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हाँ थोड़ा सा तरीका और टाइप जो है वो चेंज जरूर हो जाएगा। जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में पढ़ाऊंगी तो तब की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन जब तक आप 11th क्लास में हैं तब तक सेल चैप्टर में आपको ऐसा एक सेंट्रल डॉगमा या ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल देखने को मिलेगा। क्या है, मैं समझा रही हूँ आपको। डीएनए का नाम सुना होगा आपने, आपने जरूर सुना होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नहीं याद रखना फुल फॉर्म, वैसे भी याद हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में सुनेंगे तो। डीएनए इस पूरे लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए अगर खुद अपनी कॉपी बनाता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए अगर आरएनए बनाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए जब प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये मेरा बताने का पर्पस क्या था, अगर आज के बाद आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए लिखा हुआ दिख जाए, आंख बंद करके ऑटोमेटिकली उसमें आप आरएनए और प्रोटीन भी लेवल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए है तो वो गारंटी लेगा आरएनए बनाने की, आरएनए है तो वो गारंटी लेगा प्रोटीन बनाने की। इतना समझाने के बाद जब आप इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पे मार्क करा डीएनए और माइकोप्लाज्मा के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दूसरी चौंकाने वाली बात ये है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए है तो डीएनए है तो आरएनए बनाएगा, लेकिन आरएनए कैसा है, इसका सोल्यूबल है। आरएनए है तो प्रोटीन बनाएगा।
छोटी क्लासेस में 6, 7, 8, 9th में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि विच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या आंसर करते थे आप लोग? आंसर क्या करते थे? ER, मैम राइबोसोम। राइबोसोम, याद आया? ठीक है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। जब डीएनए है तो और क्या मार्क कर सकते हैं? डीएनए। आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। कौन बनाएगा प्रोटीन? राइबोसोम बनाएगा। बाहरी लेयर क्या है? सेलुलर मेम्ब्रेन है। अब ध्यान से एनालाइज कीजिए, ये डायग्राम बिना देखिए बना सकते हैं विद प्रॉपर लेबल्स? देखिए ध्यान से, बना सकते हैं, मैंने याद करा दिया आपको। Yes, भले ma'am. डायग्राम, हाँ भले Yes, डायग्राम ma'am. के हाँ नॉर्मल से लेबल्स हों, लेकिन इनको भी मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है। अब क्या हो गया? अब ये सुपर इजी हो गया आपके लिए। माइकोप्लाज्मा। अब इसके सारे पॉइंट्स आप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट में चलेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है, जो लिखना जरूरी हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट यही हो सकता है, इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लिविंग सेल है ये। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये सेल चैप्टर में भी लिखा हुआ है, आपके बुक में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। तो सबसे छोटा क्या हो गया? लिविंग सेल हो गया। ठीक है। दूसरी बात, गैप ज्यादा हो जाएगा, यही कर देते हैं। दे लैक अ सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं होती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर आपको एक ऐसा मेंबर देखने को मिल रहा है जिसके पास वॉल है ही नहीं। तो ऑब्वियस है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने आप में, है ना? तो देन हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? कंप्लीटली, ऐसा भी नहीं कि पार्शली, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ प्रेजेंट होगा, वॉल कैरी करेगा, नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। सेल वॉल नाम की कोई चीज इसके पास नहीं होगी। तो ऑब्वियस एक्सेप्शनल केस हो गया, क्योंकि अभी तक तो मैं यही सिखा रही थी आपको। देन जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के बहुत ही आसानी से ये खुद को सरवाइव करा सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पैथोजेनिक है ये। क्यों पकड़ा गया इसको? कैसे पता चला? एक चीज और है, जब आगे जाके मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, वहां पे सारे चैप्टर में एक चीज को हमेशा मेंशन करा गया है कि आज के डे में भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया जा चुका है। और उससे भी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कई तो ऐसे हैं जो बिना डिस्कवर किए गए ही बेचारे एक्सटिंक्ट भी हो गए इस पूरे अर्थ से। समझ गए? तो जो पता चला है, पहले उसी के बारे में पूरा रिसर्च करते करते लाइफ निकल जाती है सबकी। तो ऑब्वियस है कि पैथोजेनिक है, तभी पता चला इसके बारे में। ठीक है। तो बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं वो कैसे हैं? पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आए किसी बच्चे के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक, मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग। क्या हो जाएगा? डिजीज कॉजिंग। जरूर कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहा होगा, तभी हमने इसको टर्म क्या दिया है? पैथोजेनिक का मतलब ही यही होता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, मेंशन द जेनेटिक मटेरियल इन माइकोप्लाज्मा, स्टेटमेंट नहीं बना रही मैं, सिर्फ लिखूंगी जेनेटिक मटेरियल और डैश देके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब
इस पेज का स्क्रीनशॉट भी लेंगे और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, मैंने याद करा दिया आपको विद डायग्राम। देखिए ध्यान से, ये पेज, इसके स्टेटमेंट्स, इसके पॉइंट्स प्लस ये डायग्राम, मैंने सब कुछ याद करा दिया आपको। याद करा दिया यस मैम। है ना? अब जब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, किसके बारे में? मोनेरा के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, तो हमारे पास ना एक काम बच जाता है लास्ट में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ते हैं, याद करके देख लें, चाहे बॉटनी के अंदर पढ़ें, जूलॉजी के अंदर पढ़ें, लिविंग होना चाहिए बस, ठीक है। सबसे पहले जो रिसर्च और एनालिसिस है वो चलता किस चीज के ऊपर है? ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा कैसे इस नेचर के अंदर, आखिर ये कैसे खुद को सरवाइव कराने में केपेबल होगा। तो हम लोग वहां पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। कॉस्मोपॉलिटन का टैग दिया था हमने इसको, दैट सर्वाइव एवरीवेयर। तो जब कॉस्मोपॉलिटन का टैग दिया था तो कुछ स्पेशल होगा, हमें क्यों नहीं बोल लिया गया कॉस्मोपॉलिटन? एडवर्स कंडीशंस में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं सर्वाइव। इसका मतलब है कि जरूर अनफेवरेबल कंडीशन में ये खुद को लाइव कंडीशन में रखने के लिए कुछ ना कुछ करता होगा। ऐसे सोचिए, रटना नहीं है। जब जैसे ही मैंने आपको बोला कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को सरवाइव करा सकता है, तो करा सकता है तो कैसे करा सकता है? अब हमारे पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं, आपके पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं कि कल को जाके कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर आया तो आपने कोई बहुत ही टफ और रिजिड वॉल बना लिया अपनी बॉडी के बाहर, ऐसा तो है नहीं। इसके पास है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर प्रोड्यूस करता है और बिल्कुल ही इनएक्टिव स्पोर के फॉर्म में बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। फिर जब इसको दिखेगा, बोलेगा अच्छा अब मेरे लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन हो गया है, तब ये क्या करेगा? उसमें से एक्टिव फॉर्म में आएगा और ये अपने आप को वहां पे रिप्रोड्यूस कराना स्टार्ट करेगा। तो मेनली जो है ये फिजन, मतलब टूट जाएगा और अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहली चीज जो है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, नॉट फ्यूजन। मैंने फ्यूजन नहीं लिखा है यहाँ पे, फिजन लिखा है मैंने, ठीक है। फिजन मतलब टूटना होता है। फिजन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। एक बैक्टीरिया था, उसका सारा कंटेंट डीएनए XYZ आपको पता है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान में लाएंगे कि फिजन जो है वो आपने कैसे देखा अमीबा के अंदर, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जब आप फिजन देख रहे थे वहां पे, तो बहुत ही स्मार्टनेस के साथ उसने क्या करा था, हर एक चीज को ऐसा डिवाइड करा था कि दोनों, क्योंकि बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो उसने ऐसा फिजन करा था कि सबको बराबर बराबर इक्वल इक्वल जो कंटेंट है वो मिले, लमसम मिलता जुलता, ठीक है। और जिसकी वजह से हमने उसको इमोर्टल का टैग भी दे दिया। हमने बोला जाओ भाई तुम अमर ही हो जाओ। अब 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8, ऐसे करके अगर आप डबल करते जाइएगा तो ऑब्वियस है हम तो उसको इमोर्टल का ही टैग देंगे, क्योंकि वो जेनेटिक सिमिलैरिटी को भी ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर, मतलब जब तक कोई ह्यूमन अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस कॉज ना करे। क्योंकि आज के डे में बहुत सारे, अब जैसे मैं एक छोटा सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। पहले ना, अच्छा आपको सर्दी खांसी या फीवर होता होगा तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, सबने खाया होगा कभी ना कभी, खाते हैं ना, लिया होगा, Yes, ma'am. सारे बच्चों ने लिया होगा। छोटे बच्चों को हो जाता है तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। आपको होगा, आप टैबलेट के फॉर्म में खाते होंगे। तो कुछ सालों पहले क्या था, आप 250 mg लेते होंगे तो आप ठीक हो जाते होंगे। आप बोलते होंगे अच्छा ठीक है चलो भाई हम जाके 250 mg का एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। आज के डे में क्या है, 500 mg खाइए तब भी ठीक होने की गारंटी नहीं है। क्या रीजन है इसका?
इसका रीजन ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर जैसे सपोज करते यही हमें, ये तो फिजन इसका इतना अच्छा टूटना दिख रहा है यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए यही एक बैक्टीरिया है, तो अगर ये 100 के नंबर में है, कितने नंबर इनका 100 है, तो अगर ये बैक्टीरिया 100 के नंबर में है, उसमें से 90 की डेथ हो गई, जो 10 सर्वाइव किए, तो 10 इसका मतलब उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट है या नहीं, बताइए। अगर 100 में से Yes, 90 की डेथ हो गई और 10 सर्वाइव कर गए, तो जो 10 सर्वाइव किए इसका मतलब अच्छा वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब वो रिप्रोडक्शन करेगा ना, जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अब आप खाते रहिए वो एंटीबायोटिक, आपके ऊपर कोई असर भी नहीं करना है। फिर क्या होगा, आप थोड़ा और हाई पावर का एंटीबायोटिक खाइएगा। आगे जाके 12th क्लास में आपकी इवोल्यूशन चैप्टर में एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि बहुत सारे माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी ऐसी वैरायटीज आज हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, जिसको कि ह्यूमन ने उकसा के कराया है। उसके लिए इंग्लिश में टर्म आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, दैट आर द रिजल्ट ऑफ और कंसिक्वेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्टिविटी होता है। अगर हमने नहीं ऐसा करा होता, हमने नेचर के भरोसे छोड़ दिया होता, जाओ वही ठीक है, हम थोड़ा पेशेंस रखते, हमारी इम्यूनिटी जो अपने आप लड़के इसको खत्म कर देगी। एक्सट्रीम कंडीशन में खाना कुछ और है, लेकिन आज क्या है, मजबूरी है। अब आपका कल एग्जाम है, आज आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो खाना ही पड़ेगा। पता चला आज आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई, कल आपको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, आपकी फ्लाइट है, तो आपको खाना ही पड़ेगा। उस चक्कर में क्या हुआ है, हमने इनको खुद इवॉल्व करा दिया है। हमने क्या करा दिया है, इनका इवोल्यूशन करा दिया है। और आज के डेट में इन्होंने इतना सुपर इवोल्यूशन कर लिया, ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि पहले जो ड्रग्स लो पावर के बनते थे, अब उनसे इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमने ही इनको क्या कराया है। और इवोल्यूशन करने में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये आता है कि बैक्टीरिया इतना स्मार्ट वर्क करते हैं कि जैसे इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं और स्पोर के फॉर्म में रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, ये स्पोर के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब आप इनको अनफेवरेबल कंडीशन दीजिएगा, ये स्पोर के फॉर्म में खुद को सेव करेंगे। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या करते हैं, स्पोर्स बनाने का काम करते हैं। कभी आपने लैक्टोबैसिलस का टैबलेट खाया है किसी बच्चे ने? दही खाते हैं? यस मैम। तो कर्ड में आपने सुन रखा है ऑलरेडी कि जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB जिसको शॉर्ट में कहते हैं, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो उस बैक्टीरिया की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, नो डाउट। लेकिन आप गए डॉक्टर के पास, आपको गट इन्फेक्शन हो रखा है, तो अगर आपको गट इन्फेक्शन हो रखा है तो डॉक्टर बोलेंगे दही खाओ, आप बोलेंगे हम नहीं खाते, बोलेंगे अच्छा ठीक है तुम नहीं खाते, तो ये लो, ये टैबलेट खाओ। आपको यहाँ पे मेडिसिन दिख रहा है, बहुत सारे, अकेला यही नहीं है, बहुत सारे जो आपको मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, बहुत सारे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। आपको बोला जाएगा ये भाई लो, सुबह शाम खाते रहो इसको, जब तक तुम्हारा गट जो है वो ठीक ना हो जाए। क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन ये है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये इतना पावरफुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट्स, LAB, यहाँ भी लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट्स, ये वही लैक्टोबैसिलस नो डाउट। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इसको बनाया कैसे टैबलेट? कितनी बढ़िया यहाँ पे लाइन लिखी है, देखिए, आप एक बार देखेंगे इसको तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसको मैं जितना पॉसिबल हो सके जूम कर रही हूँ।
ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको वहां पे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है not less than 100 million spores of lactic acid bacillus। दिख रहा है आपको? इसका मतलब कि बैक्टीरिया ma'am. के, हाँ, ये जो सारे के सारे स्पोर्स हैं, ये आपको अनफेवरेबल कंडीशन बना के और उसमें आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके आपको खाने के लिए दिया जा रहा है कि आपके गट में जाएगा, इसको प्रॉपर मीडियम मिलेगा और वहां पे एक्टिवेटेड होके काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये ऑब्वियस है कि किसी प्रॉपर्टी का हम अपने फायदे के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सोच के करते हैं हम। ठीक है, बैक्टीरिया का ये नेचर था, गुण था, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, इसके इस गुण का, इसके इस फीचर का फायदा उठाया। इसको तो वैसे भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर बनाना आता है, हमने बोला अच्छा रुको, तुम्हारी जो ये प्रॉपर्टी है ना उसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्पोर के फॉर्म में खुद को अनफेवरेबल कंडीशन में इजीली सरवाइव करा सकता है, उसका हमने इस तरीके से बेनिफिट उठाया है। ठीक है, लेकिन ये तो खैर फिजन हो गया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक इसका जो डीएनए है ना वो ट्रांसफर होगा वहां पे। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे नहीं होता, जैसा आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसके लिए मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूंगी यहाँ पे। ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं इसको, बैक्टीरिया ऑल्सो reproduce by sexual mode of reproduction by adopting, ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू शो करती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, by adopting a primitive type of DNA transfer, primitive type of DNA transfer from one bacterium, बैक्टीरिया का सिंगुलर जो है वो बैक्टीरियम हो जाता है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। चलिए पहले इतना नोट कर लेंगे, अगर आपने नोट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लेंगे। Yes, ma'am. Noted. चलिए देखिए, वेरी गुड। और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके बहुत सारे लेवल्स पे नहीं जाना, बस मैं आपको सिर्फ ये शो करना चाहती हूँ कि कैसे और किस तरीके से ये क्या कर रहा है, अपने डीएनए को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ये देखिए,
तो एक ना यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पे लेबल किया गया है, पाइलस जो है वो पिलाई का सिंगुलर होता है। एक्चुअली होता क्या है, बैक्टीरिया में एक आउटग्रोथ होता है, जैसे आपके कैसे फिंगर्स हैं, तो इस बेचारे के पास कोई फिंगर विंगर तो है नहीं, तो ये अपने एक्सटर्नल कवरिंग से एक आउटग्रोथ निकालता है, जिसको हम पाइलस प्लूरल करेंगे तो पिलाई हो जाएगा, PILI, ठीक है। तो ये पाइलस जो है, तो आगे जाके जब भी इसका रोल और इसका फंक्शन आएगा ना, तो आपको याद आएगा कि वहां पे मैं बताऊंगी इट हेल्प्स इन कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। तो आप फिर मेरे से वहां क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में इसको करना क्या है कि सबसे पहले इसने एक पाइलस बनाया, पाइलस बनाने के बाद दूसरे बैक्टीरिया से टच करा, टच करने के बाद ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना स्टार्ट करा, ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका यहाँ पे सेग्रीगेशन भी हो गया जैसे करना था। बहुत अच्छा इमेज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बहुत बढ़िया इमेज है, समझने के लिए 1 2 3 4 स्टेप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट किंगडम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इस पूरे चैप्टर में बच्चों को जिस किंगडम से डर लगता है ना, वो यही किंगडम है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। बाकी टर्न करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कहीं कुछ सीखना नहीं है, कहीं कुछ समझना नहीं है। फिर आप सोचेंगे ये टफ है क्या? टफ नहीं है, नो डाउट, समझने के बाद सुपर इजी है। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम ये है कि इसका कनेक्शन हर एक किंगडम के साथ है, एक मोनेरा को छोड़ के, बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम। यस और नो? सोचिए क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट क्या दिया, देखिए। ये टेबल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, याद आया? तो इस टेबल में मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या? मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, बट द रेस्ट रिमेनिंग 4 किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस अर्थ पे इवोल्यूशन की सीरीज को जब आप एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला यूकैरियोटिक किंगडम कौन सा है? तो प्रोटिस्टा है। कोई दिक्कत है? एनी डाउट? मेरा ये स्टेटमेंट समझ ma'am. आया आपको? अगर आपको Yes, ma'am. पूछा जा रहा है हाँ कि विच वन इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम, देन द आंसर इज प्रोटिस्टा। नजर आ रहा है आपको? इसमें कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है? जैसे हमने यहाँ पे यूकैरियोट्स लिखा तो एक के साथ बाकी सारे पॉइंट्स फ्री में आ जाते हैं। क्या बोलने का मतलब है? जैसे ही हमने इसको यूकैरियोटिक बोला, क्या बोला हमने? यूकैरियोटिक बोला। पहली बात तो ये है कि प्रोटिस्टा is also referred as the heterogeneous kingdom. Why? प्रोटिस्टा के अंदर मैं आपको एक कैटेगरी पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके साथ यहाँ फंजाई बैठा है, तो एक मैं कैटेगरी आपको पढ़ाऊंगी, स्लाइम मॉल्ट्स, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक इसी की तरह सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा। हम बोलेंगे अच्छा, हम इसको टैग दे देते हैं फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्वेश्चन ही आता है एक अलग से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। वहां पे हम लोग को आंसर क्या करना होता है? वहां पे हम लोग को आंसर करना होता है स्लाइम मॉल्स। ये रहा कनेक्शन किसके साथ? फंजाई के साथ। सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आपको क्राइजोफाइट्स पढ़ाऊंगी। हम लोग वहां पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दीज आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रहा है। बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई, ये कनेक्शन किसके साथ होगा? प्लांटी के साथ। फिर क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? मैं बोलूंगी रुको रुको, इसी प्रोटिस्टा के अंदर
प्रोटोजोअन्स भी आते हैं दैट आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो उसका कनेक्शन किसके साथ हो गया? एनिमेलिया के साथ हो गया। और तो और बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड किताबों को जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो उन सारे बुक्स में आपको किंगडम एनिमेलिया में पॉलीफेरा के पहले प्रोटोजोआ की पढ़ाई भी कराई गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? बोले अच्छा ठीक है भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस प्रतिष्ठा का करना क्या है, तो हमने एक स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर। बोला भाई तुम्हारे अंदर इतनी वैरायटी है ना कि सोचने वाला सोचता सोचता पागल हो जाए। इतनी वैरायटी जो है और इतनी शफलिंग किसी भी अदर किंगडम में नहीं है। बहुत ही सिंपल है सारी चीज, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठा जो है हमने इसको टैग दे दिया हेट्रोजिनस किंगडम। क्या टैग दे दिया हमने? उसका रीजन अभी मैंने आपको समझाया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी सारी कैटेगरीज को पढ़ते समझते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीजें और ज्यादा 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 आसान होती चली जाएंगी आपके लिए इस किंगडम प्रतिष्ठा के अंदर। जिससे बच्चों को डर लगता है वो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपने अभी भी सीखी है, तो आपने क्या सीखा है? फर्स्ट यूकैरियोटिक, ये तो पता है आपको। फिर जब हम इसके बारे में बात करते हैं, यूकैरियोटिक किंगडम है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूकैरियोट्स कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले में नहीं था तो लिखना जरूरी हो जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। जैसे ही आपने लिखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वैसे ही एक और पॉइंट आता है इसके पीछे पीछे। क्या आता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बजाय हम लोग को यहां कर देना है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि नहीं था मोनेरा में तो यहाँ लिखना जरूरी हो जाता है। इसके पास क्या है? प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सब होगा इसके पास, ठीक है। इसके पास किंगडम प्रतिष्ठा के पास। फिर जब हम और आगे बढ़ते हुए इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्रतिष्ठा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर आप देखेंगे, मोनेरा से एक स्टेप पीछे है ये। क्या मेरे बोलने का मतलब है कि जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रतिष्ठा देखते हैं आप लोग, क्या देखते हैं? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है? फोटोसिंथेटिक। लेकिन अगर मोनेरा को देखें तो मोनेरा में ये क्या शो कर रहा है? तो मोनेरा में इसके साथ साथ ये कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करने का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई झंझट है ही नहीं। ये सिर्फ क्या कर रहा है? सिंपली आपको फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करने का काम कर रहा है, उतना ही इसके लिए काफी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका? किंगडम प्रतिष्ठा। ये देखिए, तो क्या हो गया? ये ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक सिर्फ है, नॉट कीमोसिंथेटिक। जब हम कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब है जरूर आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया जा रहा है। जब भी आपको सुनने को मिलेगा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई थी कि वो ऑर्गेनिज्म
जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उससे लिबरेट होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद अपनी बॉडी का एटीपी बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पैरासिटिक भी होगा, सेप्रोफाइटिक भी होगा। कौन? प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होंगे। ये किसकी खासियत है? किंगडम प्रोटिस्टा की। फिर यहाँ पे एक और चीज क्या आती है कि प्रोटिस्टा के बारे में हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था, बट हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर यहाँ मेंशन कर देती हूँ, हेट्रोजिनस किंगडम। अगर आपने नहीं लिखा है, आपकी नोटबुक में स्पेस नहीं है, आप किंगडम प्रोटिस्टा के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये सुपर पॉइंट है, ये 5 स्टार पॉइंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किंगडम प्रोटिस्टा है, देखते के साथ आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा, एकमात्र हेट्रोजेनस किंगडम जो है वो यही है और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये सेल का फ्यूजन करा लेगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा। कुछ के पास फ्लैजेला होगा, कुछ के पास सीलिया, मतलब जितनी खिचड़ी है ना, सब इसने कैरी करके रखा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने पहले यहाँ पे स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर, जाओ तुमको हम हेट्रोजेनस किंगडम बोल देते हैं, ठीक है। ये समझ आया सबको? किंगडम Yes, ma'am. प्रोटिस्टा का हाँ, इंट्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए, मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते चलेंगे। और कुछ चीजें आपने सीख रखी हैं, जो नहीं सीखा वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जानबूझकर दिया है, व्हाट इज प्लाज्मिड। अभी हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा का मिक्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज ही क्लास मैंने आपको सिखाया। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज प्लाज्मिड, आपको एक बात समझ जानी है वहां पे कि हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, हमें किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ाई करनी है। क्या रीजन है? इस पूरे लिविंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया के पास अवेलेबल है। आपको यहाँ पे 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। एक ये रहा, इट्स सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो कि पहचान है किसकी? बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की। जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस लिखवाते हैं टीचर, वहां पे आपको ये बात जरूर मेंशन कराई जाती है, प्रोकैरियोट्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए while eukaryotes have linear DNA which are more in number। लेकिन ये प्लाज्मिड्स जो हैं, these are extra chromosomal materials। जैसे किसी चीज के साथ आपको कोई चीज फ्री मिल जाए, बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑफर आप देखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड को जब कभी भी डिफाइन करना हो तो हम उसको ये नहीं लिखते कि प्लाज्मिड जो है वो क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। नहीं, प्लाज्मिड को डिफाइन करते वक्त हमें वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्या है? एक्स्ट्रा। ये क्या एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जरूर लगाते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के टाइम में कई बार कोई चीजें रह जाती हैं तो उसको भी मैं यहाँ असाइनमेंट क्वेश्चन से कवर करती हूँ। ऑब्वियस है, जब आप पढ़ते रीड करते तो आपके पास एज अ डाउट ये आता। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे प्लाज्मिड जो अलग से समझा दिया, ताकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखें तो आपको वैसे भी एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रहे। तो आपने क्या सीखा, लिखने के बाद और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
A plasmid is a small, छोटे छोटे होते हैं ये, सर्कुलर दिख ही रहा है आपको, सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर तो है बट है तो डबल स्ट्रैंडेड, देखिए ध्यान से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए molecule that is distinct from our cells. इस डायग्राम को देखते के साथ विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई मेहनत किए आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल डीएनए से टोटली डिफरेंट है। तो दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए उसे टोटली डिफरेंट की अलग से दिखता है। और नेक्स्ट पॉइंट भी समझ सकते हैं, इसमें भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये टैग ही दिया जाता है इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल is इसकी बजाय कर दीजिए एग्जिस्ट इन बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरिया के सेल में ही आपको ये मिलेगा। और आगे मैंने बहुत ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाया, बस यही 2 लाइंस मैंने लिखी है। आगे जाके आप क्या सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, उसमें पकड़ पकड़ के चुन चुन के इन सारे प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये इमेज बहुत ही अच्छा है। इसको नोटबुक में बनाना भी है, ये क्वेश्चन लिखने के साथ आपको एज इट इज जैसे यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फॉर दिस डायग्राम। इस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर को लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना मस्ट है, उसको बनाएंगे जरूर, ठीक है। हो गया, आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. चलो सेकंड क्वेश्चन, mention the name of kingdom, the name of heterogeneous kingdom, mention the name of heterogeneous kingdom। अब क्या होगा आंसर? मैम प्रोटिस्टा। Protista. ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आंसर में हम लोग लिखेंगे किंगडम। मेरा एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आपको नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा, गारंटी है मेरी। उसको ढूंढेंगे, बस आपको उसमें ईयर मार्क कर लेना है कि हाँ ये इस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शंस बदल जाएंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो सकता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, चेंज होता रहेगा लेकिन क्वेश्चन जो है वही होगा। जैसे हेट्रोजेनस किंगडम, इनमें से कौन है, तो कोई भी आपको 4 किंगडम जो है वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, और मैंने हमेशा हर बैच में बच्चों को बोल रखा किया है पढ़ना, तो क्वेश्चन वाली कॉपी अलग करके रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि हम जो बार बार मोनेरा 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 के बारे में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आखिर इस मोनेरा को डिस्कवर किसने किया था? यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बोल सकते,
बस इतना समझ सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दो नाम सुनने को यहाँ पे मिलेगा। एक तो अर्न्स्ट हिकल का नाम बहुत अच्छे से सारे बच्चे जानते हैं, उन्होंने बताया जरूर था इसको। मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम मैंने आपको पढ़ाया, इसकी बात नहीं करी प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको फाइलम की तरह पढ़ाया लोगों को। बोला कि नहीं, ये मोनेरा जो है ना, इसको फाइलम की तरह पढ़ो, क्योंकि काफी पुराने टाइम में 1866 में पढ़ा रहे थे ये। अगर सिर्फ आपको यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन अलग से, हु प्रपोज्ड मोनेरा, मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, किंगडम विंगडम कुछ नहीं लिखा मैंने, हु प्रपोज्ड मोनेरा कर दिया मैंने बस। आपको आंसर से भी बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि मोनेरा जो है was first proposed as a phylum। मतलब क्या हो गया, अच्छा एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ाई करी जा रही है। एज अ फाइलम बाय अर्न्स्ट मेयर, सॉरी अर्न्स्ट हिकल, अर्न्स्ट हिकल इन 1866। उन्होंने बोला हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज होती है, लेकिन फिर आगे जाके एक एडवर्ड कैटन आएंगे, उन्होंने क्या किया, इसका नाम कभी आज तक पूछा नहीं गया, इसलिए नेक्स्ट वाला मैं आपको नहीं लिखवा रही, ठीक है। उन्होंने बोला भाई कहाँ इसको फाइलम की तरह पढ़ा रहे हो, इसको क्या करो, यहाँ से उठा के एज अ किंगडम इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। और फिर ये तो आपको पता ही है कि जब रॉबर्ट विटेकर या रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर या आर.एच. विटेकर साहब ने अपना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, तो उसमें उन्होंने भी मोनेरा को अच्छा खासा प्लेसमेंट दी। चलिए, जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्योंकि आर.एच. विटेकर साहब ने जगह दिया, तो उनका नाम भी जो है कई जगहों पे आपको लिखा हुआ दिखता है। और अर्न्स्ट हिकल ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आपको सुनने को मिल रहा है, बायो में कई जगह पे, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे बायोलॉजिकल फील्ड में कई जगह पे आपको इनका नाम जो है वो लिखा हुआ दिखे। ये एक नया क्वेश्चन सिखाया मैंने आपको, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम। अब क्या हो जाएगा मैम किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। देन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसा कर दूं, फर्स्ट की जगह नेम द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, तब क्या हो जाएगा। मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है। तब आपका आंसर जो है मोनेरा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम क्लियर है। Yes, ma'am. और नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर रह गया है कुछ तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सिक्स क्वेश्चन लिखेंगे, मेंशन द मेजर कैटेगरीज और ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ना, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में
इसको रिकॉल करके बैठे तो मुझे आसानी होगी आगे कराने में। मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोटिस्टा, देखिए ऐसे याद रखेंगे। सबसे जो फर्स्ट है यहाँ पे ए कर देते हैं, ABCD कर देते हैं क्योंकि 6 तो ही रखा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी राइजोफाइट्स। इसको हम लोग बोलेंगे चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। दूसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसके पास क्या खासियत होगी कि ये 2 फ्लैजिला कैरी करेगा। नेक्स्ट पोजीशन पे जो यूग्लिना आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी देख भी रखा है, उसके स्ट्रक्चर की भी पढ़ाई कर रखी है। अगली कैटेगरी में आपको सिखाऊंगी यूग्लिनोइड्स। फिर मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे सिखाऊंगी स्लाइम मोल्ड्स। इसी को बोला जाता है फंजाई ऑफ प्रोटिस्टा, इसको ही बोला जाता है। और लास्ट में आपने नाम सुन रखा है ऑलरेडी, प्रोटोजोआ। तो ये जो 5 कैटेगरीज है ना, इसका बस नेम आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? नेम क्यों याद रखना है कि अगर नेम नहीं याद रखेंगे तो फिर क्या फायदा आगे पढ़ने का, या आपको समझ भी नहीं आएगा। दोनों ही बातें हैं इसमें। तो एटलीस्ट कम से कम इतना काम जरूर करेंगे कि ये नेम जो है उसको रिकॉल करके बैठे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, 4 बार 5 बार बोल के रिपीट कर लेंगे। अब नहीं बोलना नहीं लिखना तो टीवी भी देख रहे हैं तो बैठ के इसको तब तक लिख रहे हैं जब तक कि बिना देखे आपका हाथ ना चलने लगे, बस याद हो जाए, ठीक है? और वो भी नहीं करना तो मत कीजिए, अगली क्लास में मैं ही याद करा दूंगा आपको, ठीक है? तो क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्स और प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करा दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे अब देखिए इसमें से क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग। विच कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा इज referred as fungi of kingdom protista? मैम स्लाइम मोल्ड। वेरी गुड, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए इतनी जल्दी याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तब यहाँ पे हम लोग आंसर कर देंगे इसको स्लाइम मोल्ड्स। ये जो आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, इन सब से एज इट इज जैसे है वैसे ही मैं क्वेश्चन आपको, बेसिक जो क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं वो तो एटलीस्ट मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है? आगे चलें हम लोग। यस मैम। अब एक चीज देखिए, क्राइजोफाइट्स को हम लोग बोलेंगे चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है? डाइनोफ्लैजिलेट्स में बोलेंगे मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनोइड्स में पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक होगा जब सनलाइट दीजिए, सनलाइट नहीं अवेलेबल होगा ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रीडेशन शो करेगा, मतलब प्रीडेटर बन जाएगा ये। स्लाइम मोल्ड, अभी अभी आपने क्वेश्चन का आंसर सीखा कि क्या है ये, फंजाई ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सुनते के साथ आपको अपने आप याद आ जाएगा, अच्छा इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। और प्रोटोजोआ जो है इसको पहले लोग गलती से एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया गया मेंशन द ओनली exclusively heterotrophic, exclusively heterotrophic है without any exception, mention the only exclusively heterotrophic category of प्रोटिस्टा, तब हम लोग यहाँ पे प्रोटोजोआ लिखते हैं। क्या लिखते हैं आंसर में? प्रोटोजोआ लिखते हैं।
हो गया ये। देन 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। मेंशन द, ये कॉपीराइटेड क्वेश्चन है, इसमें कहीं कुछ बदलाव फेर बदल कभी नहीं होना। मेंशन द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, आप देखिएगा मिल जाएगा आपको। उसको एज इट इज जैसे मैम क्राइजोफाइट्स। हाँ वेरी गुड, क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स अलग से पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है आपके बुक, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, एक्सप्लेन बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रतिष्ठा। ये आप लिखेंगे खुद से, जितना आपको 6, 7, 8, 9, 10 जो भी याद है सबको मिला के एक साथ, जितना बेसिक 0 से 0 लेवल का फीचर आ सकता है सब इसमें मेंशन कर लें। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे आप, और आगे जब मैं आपको सिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। और सारे पेजेस नोट कर लिए आपने? आज की क्लास में एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। पहले मैंने आपको बैक्टीरिया का नेगेटिव रोल पढ़ाया, बहुत सारी बीमारियां बताई मैंने आपको। देन मैंने आपको माइकोप्लाज्मा का डायग्राम प्लस ये डिस्क्रिप्शन याद कराया। फिर मैंने आपको इसका रिप्रोडक्शन समझाया, जिसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी। फिर ये इसका कंजुगेशन की कैसे ये डीएनए को ट्रांसफर करता है वो सिखाया मैंने आपको। फिर हम किंगडम प्रतिष्ठा पे मूव किए, ये इसका बेसिक फीचर है। फिर असाइनमेंट क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको एक नया क्वेश्चन सिखाया, प्लाज्मिड, जो रह गया था बताना, ठीक है। और बाकी के सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी हैं, तो इसको रिकॉल करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगी, ठीक है। यस मैम।